Welcome back, friends. This is Land Law Series, the RERA Act 2016 with Maharashtra rules. This is chapter number 1, section 1 and 2, preliminary and important definitions. ये वीडियो सीरीज प्रिपेयर की है मैंने खुद ने, एडवोकेट कुशल सवान. सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन से. सो रेरा एक्ट का ऑब्जेक्ट एंड रीजन क्या है, यानी रेरा एक्ट एनैक्ट करने के पीछे पर्पस क्या है. ठीक है. सो द पर्पस इज टू रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ रियल इस्टेट सेक्टर. जो बढ़ती पॉपुलेशन है, जो बढ़ता अर्बनाइजेशन है और बढ़ते हाउसिंग के प्रॉब्लम्स है, उससे डील करने के लिए ये जो रियल इस्टेट सेक्टर है, स्पेशली हाउसिंग का, उसको रेगुलेट करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए, यानी बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये एक्ट को बनाया गया है. एंड टू एंश्योर सेल ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग as the case may be, or sale of real estate project in an efficient and transparent manner. रियल एस्टेट सेक्टर में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स की, तो ये बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजैक्शन को इफिशिएंट बनाना है, यानी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होनी चाहिए, जिससे एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो बायर्स होंगे, जो अलॉटीज होंगे, उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड जो है ये डेवलपर या बिल्डर ना कर सके. एंड टू एस्टेब्लिश एन एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रिड्रेसल, और किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट होता भी है तो वो स्पीडी तरीके से सॉल्व किया जा सके, ऐसा एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना है थ्रू दिस एक्ट. एंड ऑल्सो टू एस्टेब्लिश द अपीलेंट ट्रिब्यूनल. अगर एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म, या हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट लेवल पे अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है, या उससे प्रमोटर या अलॉटी जो है या बायर है वो खुश नहीं है, तो वो अपील भी कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास, तो वो भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है. एंड द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर द मैटर्स कनेक्टेड, यानी जो कंपेंसेशन रिलेटेड मैटर है रिगार्डिंग द डीलेज या फ्रॉड, तो उसके रिगार्डिंग जो कंपेंसेशन डिसाइड होना है उसके लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया है. यानी ओवरऑल जो हाउसिंग सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो और अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो, उसमें किसी भी तरह का कंज्यूमर को फ्रॉड ना झेलना पड़े और ये और अच्छे से ग्रो होना चाहिए, इसीलिए ये रेरा एक्ट को बनाया गया है. सो फ्रेंड्स, एक एक सेक्शन हम लोग नटशेल में यहाँ पर समझते हैं. चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी में इसमें 2 ही सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. डेफिनेशंस का सेक्शन थोड़ा लेंदी हो सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं. सो सेक्शन 1 इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. अब ये एक्ट को क्या कहा जाएगा, तो एक्ट को कहा जाएगा रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016. ठीक है. ये इंप्लीमेंट कहाँ पर हो रहा है, तो होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, बट आफ्टर 2019 ये जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट होता है. इट शैल कम इन टू फोर्स. ये इंप्लीमेंट कब होगा, तो फ्रेंड्स रेरा एक्ट जो है ये 2 पार्ट्स में इंप्लीमेंट हो रहा है. सम प्रोविजंस ऑफ द रेरा एक्ट आर implemented or enforced from 1st May 2016 and remaining part या remaining provisions जो है रेरा एक्ट के, ये implement हो रहे हैं 1st May 2017. ठीक है. सो यहीं पर दिया हुआ है प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. बट फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जो रेरा एक्ट है प्रॉपर तरीके से ये इंप्लीमेंट हुआ है 1st May 2017 से. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने जो यहाँ पर कवर किया है वो है प्रमोटर का, यानी यही से शुरुआत होती है इस एक्ट के फर्स्ट स्टेप की. यानी प्रमोटर कौन है भाई, जो बिल्डिंग बना रहा है या जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो कौन है, पहले उसको डिफाइन करो. ठीक है. सो अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और कॉजेज टू बी कंस्ट्रक्टेड एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग. ठीक है. या वो बिल्डिंग जिसमें अपार्टमेंट्स कवर किए गए, या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को जो कन्वर्ट कर रहा है अपार्टमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग. यानी जो बिल्डिंग बना रहा है या बिल्डिंग बनाने में जो हेल्प कर रहा है, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग जिसमें अपार्टमेंट्स है, या पहले कोई पुरानी वाली बिल्डिंग है जिसको चेंज या मॉडिफाई करके वो नई बिल्डिंग बना रहा है. ठीक है. सो फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, यानी कि बेचना, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ पर है. अगर वो सिर्फ सारे के सारे फ्लैट खुद के लिए रख रहा है तो वो प्रमोटर नहीं है. अगर वो फॉर द पर्पज ऑफ सेल अगर उसको डेवलप कर रहा है तो हम लोग उसे प्रमोटर की कैटेगरी में लेते हैं. ठीक है. तो ये एक पार्ट हो गया. दूसरा, ठीक है, तो ये जैसे प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर, तो अपार्टमेंट्स है, फ्लैट्स है, वो उसे बेचेगा, तो हम लोग उसको प्रमोटर कहेंगे. सो अ पर्सन हु डेवलप्स द लैंड. ठीक है. सो बिल्कुल रॉ जो लैंड होती है वहाँ पर बिल्डिंग तो नहीं बना रहा है, बट लैंड को डेवलप कर रहा है, जैसे रोड फैसिलिटीज़, ड्रेनेज फैसिलिटीज़, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, या कंपाउंड बनाकर प्लॉटिंग कर रहा है और प्लॉट बेच रहा है.
ठीक है। अब यहाँ पर कोई बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट नहीं की है, बट लैंड डेवलप की गई है। तो अगर लैंड भी अगर कोई डेवलप कर रहा होगा तो वो भी प्रमोटर के डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। या कोई भी अथॉरिटी, एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक बॉडी जो ये सारे काम करेगी, यानी बिल्डिंग, अपार्टमेंट बनाएगी, बिल्डिंग बनाएगी, ठीक है, या प्लॉट्स को डेवलप करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में म्हाडा करके पब्लिक एक अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कम रेट में स्लम एरियाज़ में या फिर रिहैबिलिटेशन के रिलेटेड जो फ्लैट्स या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको बनाता है, ठीक है। तो ये भी प्रमोटर के डेफिनेशन में आ जाता है यहाँ पर। देन उसके बाद स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी या प्राइमरी कोऑप, या जो मेंबर्स इकट्ठा होते हैं एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं और फिर वो कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, वो भी प्रमोटर के डेफिनेशन में आ जाती है, ठीक है, जो अपने मेंबर्स के लिए अपार्टमेंट या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा या लैंड डेवलप करेगा। और एनी अदर पर्सन हु एक्ट्स हिमसेल्फ एज अ बिल्डर, ठीक है, होल्डर ऑफ अ पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द लैंड ओनर, ठीक है। लैंड किसी और की, समझो कोई फार्मर होगा जिसने अपने लैंड को डेवलप किया, ठीक है, फिर बाद में बिल्डर के पास पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि भाई तू बिल्डिंग बना के दे और तू बेच, कुछ फ्लैट्स तू रख, कुछ फ्लैट्स मुझे दे, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द लैंड ओनर जो पर्सन, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो वो पर्सन भी एज अ प्रमोटर कहा जाएगा, ठीक है। और एनी अदर पर्सन जो कंस्ट्रक्ट करता है कोई बिल्डिंग, अपार्टमेंट फॉर सेल फॉर टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज वेयर द पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स, यानी जो बिल्डिंग बनाता है, एंड द पर्सन हु सेल्स, अगर ये दो अलग अलग व्यक्ति है, ठीक है, अगर जो बिल्डिंग बना रहा है वो अलग है, जो बेच रहा है वो अलग है, तो दोनों को भी यहाँ पर प्रोमोटर के डेफिनेशन में लिया जाएगा और दोनों भी जॉइंटली लाइबल कंसिडर यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं जो प्रमोटर के डेफिनेशन में आते हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं या प्लॉट बना रहे हैं या बिल्डिंग अपार्टमेंट बना रहे हैं। इनको इस एक्ट के अंदर कुछ ड्यूटीज, कुछ ऑब्लिगेशंस डाले गए हैं, जिससे आगे जाकर किसी भी तरह का कंज्यूमर के साथ फ्रॉड नहीं होगा। इनके ऊपर पूरी तरह से गवर्नमेंट नज़र रखेगा, अथॉरिटी नज़र रखेगा और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद दिया हुआ है डेफिनेशन रियल एस्टेट एजेंट का। अब बनाया हुआ प्रोजेक्ट बेचने के लिए जो ब्रोकर लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, हु नेगोशिएट्स और एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, जो दूसरे आदमी के साथ नेगोशिएट करेगा जिसके बदले में उसको फीस मिलेगी, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कमीशन के लिए काम करता है, नेगोशिएट करता है सेल और परचेज का, जिसको अलग अलग नाम से हम लोग बुला सकते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, मिडिल मैन हो सकता है, ठीक है, वॉट एवर नेम इज कॉल्ड। तो ये पर्सन होगा रियल इस्टेट एजेंट, ठीक है। दूसरा है रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। अभी इसके पहले जो हमने डेफिनेशन देखा प्रमोटर का, वो जो डेवलप कर रहा है वो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वो उसमें कोई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग हो सकती है या कई सारे बिल्डिंग्स हो सकते हैं जिसमें अपार्टमेंट है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जिसको वो नए बिल्डिंग में कन्वर्ट कर रहा है, रीडेवलपमेंट कर रहा है, या डेवलपमेंट ऑफ लैंड कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, ठीक है। और जिस प्रोजेक्ट में कॉमन एरिया है, बाकी सारे डेवलपमेंट वर्क्स है, ड्रेनेज फैसिलिटी, ये वो हम लोग आगे भी देखेंगे डेवलपमेंट वर्क में क्या क्या चीज़ें आती है। तो वो ओवरऑल जो एक रियल इस्टेट पूरा प्रोजेक्ट जो बना रहा है, ठीक है, सो ये उसका यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। देन उसके बाद आता है वर्ड अलॉटी, ठीक है। अलॉटी का मैं सिंपल आपको बताऊँ तो जो परचेसर है, ठीक है, जो बायर है उस रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में, वो होता है अलॉटी। द पर्सन टू हुम द प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग और इज अलॉटेड और सोल्ड, ठीक है, उसको अलॉट किया गया है। कोई भी जो अपार्टमेंट हो सकता है, प्लॉट हो सकता है बिल्डिंग में, ठीक है, वो उसको बेचा गया है, ठीक है। नॉट ऑन द रेंट पे लिया हुआ इंक्लूड नहीं है, बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है उसे प्रमोटर से उस पर्सन की तरफ, वो पर्सन रहेगा अलॉटी, ठीक है। अब ई में दिया हुआ है अपार्टमेंट क्या है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट में जो एक समझो बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट हो रहा है, तो अपार्टमेंट के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, तो अपार्टमेंट में आता है ब्लॉक या कोई चेम्बर या ड्वेलिंग यूनिट, यानी रहने के लिए जो ठिकाना हो सकता है, ड्वेलिंग यूनिट, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन, प्रीमाइसेस, सूट, टेनमेंट्स, यूनिट, ठीक है, जो एक सेपरेट और सेल्फ कंटेंट पार्ट होना चाहिए किसी भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी बिल्डिंग का एक अलग हिस्सा जो ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन, फ्लैट की तरह यूज़ किया जाता है, रहने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें एक और एक से ज़्यादा रूम्स हो सकते हैं, जो एक और एक से ज़्यादा फ्लोर्स पर हो सकता है, जो यूज़ हो सकता है रेसिडेंशियल या कमर्शियल या बिजनेस पर्पज से, ठीक है। तो ये उस बिल्डिंग का जो पार्ट है जिसको यहाँ पर अपार्टमेंट बुलाया गया है। नाउ एडवर्टाइजमेंट यानी क्या, जो प्रमोटर ने जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाया है,
अभी उसको बेचेगा तो उसके लिए उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो अपना जो ऑफर है, ऑफर टू सेल, वो पब्लिसिटी करता है उसकी, ठीक है। जो नोटिस करेगा, सर्कुलर करेगा या कोई भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म करेगा उस पर्सन को रिगार्डिंग द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, उनको इनवाइट करेगा परचेस करने के लिए, जिसके बदले में वो लोग कुछ एडवांसेस और डिपॉजिट देंगे, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे हम लोग बुलाते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये जैसे बिलबोर्ड हो गया एडवर्टाइजमेंट। और प्रोस्पेक्टस यानी क्या, वो डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है सर्कुलर ऑफर टू सेल, ठीक है, इनवाइट एनी पर्सन एडवांसेस या डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये हो गया प्रोस्पेक्टस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट यानी प्रोस्पेक्टस भी एडवर्टाइजमेंट का ही एक मीडियम है, ठीक है। या बिल बोर्ड जैसे हम लोग कहेंगे, रस्तों पर जो बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, तो ये भी एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट ही है। देन यहाँ पर हम लोग देखेंगे अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी ये वो अथॉरिटी है जो यहाँ पर पूरा रेगुलेट करेगा इस एक्ट को। इस एक्ट में जो ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस दिए, ये इंश्योर करेगा कि वो फुलफिल किए जाए, ठीक है। देन उसके बाद आता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ये अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 71, ठीक है। ये वो पर्सन है जिसके पास जो कंप्लेनेंट है, जो जिसको अग्रीव्ड है, ठीक है, जिसको तकलीफ हुई है, ये कंप्लेंट लेके जाएगा और कंपेंसेशन डिमांड करेगा 12, 14, 18 और 19 ये सेक्शंस में, ठीक है, जो हमने आगे डिटेल में मैंने आपको पढ़ा हुआ है। तो कंपेंसेशन जहाँ पर ये अग्रीव पर्सन कंप्लेंट करेगा, कंपेंसेशन डिमांड करेगा, वो होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का एक पर्सन होगा, ठीक है। उसके बाद है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी ये जनरली स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, या तो फिर अगर यूनियन टेरिटरी है तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की हम लोग बात करेंगे तो उसको भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा गया है। तो ये गवर्नमेंट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं डिटेल में, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यहाँ पर डेफिनेशन है। देन फ्रेंड्स इसके बाद कुछ टेक्निकल्स डेफिनेशन है, जैसे कारपेट एरिया यानी क्या है। अब इसको मैंने बाद में किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। दिस इज जस्ट नटशेल में, यानी मैंने आपको हाईलाइट मैं समझा रहा हूँ सारे डेफिनेशंस, बट दिस इज अ वेरी टेक्निकल डेफिनेशन, इसको अलग से मैंने कवर किया हुआ है। सो कारपेट एरिया मीन्स क्या, नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ द अपार्टमेंट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल। ये जो एक्सटर्नल वॉल है, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। जो इंटरनल है यहाँ से एक्सटर्नल वॉल के अंदर का जो पार्ट है वो कारपेट एरिया है, ठीक है, जिसमें बालकनी एंड वेरांडा एरिया या ओपन टेरेस ये भी इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। यानी ये हो गया जैसे एक्सटर्नल टेरेस हो गया, ये ग्रीन वाला बालकनी हो गया, तो ये भी इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। बट इंक्लूड्स द एरिया कवर्ड बाय द इंटरनल पार्टीशन वॉल। जो इंटरनल पार्टीशन वॉल है ये इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो येलो पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये रेरा के अंडर का कारपेट एरिया है। देन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बिल्डिंग जो हम लोग बनाने की जब शुरुआत करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लान जो भी हमने बनाया, आर्किटेक्ट से प्लान बनाया, इंजीनियर से प्लान बना लिया, ठीक है। अभी जब हम लोग बिल्डिंग बनाने की शुरुआत करेंगे तो जो परमिट हमको लेना पड़ता है कि भाई बिल्डिंग बनाने के लिए तुम लोग अभी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बिगेन टू डेवलपमेंट वर्क, प्रमोटर को जो परमिशन मिलती है कि भाई तुम लोग काम स्टार्ट कर दो बिल्डिंग बनाने की, तो वो जो सर्टिफिकेट होता है, जो लोकल अथॉरिटी जो देता है सर्टिफिकेट, वो होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। कंप्लीशन यानी क्या, बिल्डिंग पूरा बनने के बाद कि भाई बिल्डिंग जो है अकॉर्डिंग टू सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान और सारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग बन चुकी है, अब ये रेडी है, तो उसके बाद उसको दिया जाता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। देन कॉमन एरिया क्या क्या है किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, इसमें भी कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो डिस्प्यूट्स वाला जो टेक्निकल डिटेल वीडियो है वो मैं अलग से इसके लिए बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो द एंटायर लैंड ओवर विच द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड, ठीक है, सो उसे हम लोग कहेंगे कॉमन एरिया, ठीक है, जिसमें इंक्लूड किए गए हैं वो सारे स्टेयरकेस, लिफ्ट, लॉबीज, फायर एस्केप, कॉमन एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, ये भी कॉमन एरिया में आता है। वो कॉमन बेसमेंट, टेरेस, पार्क्स, प्ले एरियाज, ओपन पार्किंग एरिया, कॉमन स्टोरेज स्पेस जो दी जाती है, ये भी कॉमन एरिया में कवर किया गया है, ठीक है। द प्रीमाइसेस फॉर द लॉजिंग ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड, जो भी मैनेजमेंट काम करता है बिल्डिंग का, जैसे वॉचमैन हो सकता है, ठीक है, जो क्लीनिंग स्टाफ है या सफाई कर्मचारी है, उनके लिए हमने कोई अलग से क्वार्टर्स यहाँ पर बना के रखे उनके अकोमोडेशन के लिए,
ठीक है। वॉचमैन का जो केबिन होता है या कोई भी दूसरे कम्युनिटी सर्विस जो के लोग हैं उनके रहने के लिए जगह होती है, तो वो भी जगह कॉमन एरिया के अंडर की जाती है, ठीक है। देन ऑल अदर सेंट्रल सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सैनिटेशन, अलग से मीटर रूम होता है, वाटर रूम होता है, एयर कंडीशनिंग कॉमन अगर होगा तो उसके लिए अलग से रूम अलॉट किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्लांट है तो उसकी जो स्पेस है वो, ठीक है। वाटर टैंक्स, पम्प्स, मोटार, फैन, कंप्रेसर, डक्स, ऑल द कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटीज़। अगर कोई कॉमन शोरूम्स है उस प्रोजेक्ट में तो उसको भी हम लोग कॉमन एरिया कवर करेंगे, ठीक है। जैसे ये प्लेइंग एरिया है, जैसे गार्डन है, जैसे स्विमिंग पूल है, ठीक है। ऑल अदर पोर्शन विच इज़ नेसेसरी और कन्वीनियंट फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, जो बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए और सेफ्टी के लिए जो भी रूम्स या कोई भी अगर पोर्शन बनाया जाएगा तो वो सारा आ जाएगा कॉमन एरिया। नाउ competent authority. Competent authority means that local authority or any authority that is established under any law for the time being enforced by the appropriate government. यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से एस्टैब्लिश जो डिपार्टमेंट होगा, जैसे म्यूनसिपल ऑफिस हो सकता है या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो सकता है या कोई भी जहाँ से ये प्रमोटर जो है अलग अलग तरह के परमिशंस लेते हैं, ठीक है। टाउन प्लानिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है। एंड दीज डिपार्टमेंट्स या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है इनको पावर होती है टू गिव परमिशन फॉर डेवलपमेंट ओवर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इसे हम लोग कहेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इंटरनल डेवलपमेंट वर्क, ठीक है, यानी जो सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंडर जो भी रोड्स, फुटपाथ, वाटर सप्लाई, सीवर्स, ड्रेनेज, पार्किंग, ट्रीज, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारी चीज़ें जिसमें इंक्लूड की जाती है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द लिविंग अपार्टमेंट या फ्लैट, ठीक है। तो बाकी सारे जो डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं ये सारे उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद या कि भाई बिल्डिंग बन के रेडी हो चुकी है और ये रहने लायक है, ठीक है, तो उसमें प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये बिल्डिंग सेफ है रहने के लिए, तो जो भी प्रोविजंस है सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के ये उस बिल्डिंग का यानी रहने का एक परमिट है, ठीक है। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी दिस बिल्डिंग इज फिजिकली ओके टू लिव फॉर द पीपल, ये यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इसे कहा जाता है। प्लानिंग एरिया मीन्स द डेवलपमेंट एरिया और लोकल प्लानिंग एरिया और रीजनल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली जो हम लोग लैंड डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। कंपिटेंट अथॉरिटी ने जो परमिशन दी हुई है जिस एरिया पर ये अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे प्लानिंग एरिया। नेक्स्ट उसके बाद आता है सैंक्शन प्लान। सो इट इज़ अ साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान जिसमें कौन कौन सी अलग अलग सर्विसेज है, पार्किंग है, सर्कुलेशन प्लान है, लैंडस्केप प्लान है, लेआउट प्लान है, जोनल प्लान है, ठीक है, एनवायरमेंटल परमिशन एंड अदर परमिशंस अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी टू स्टार्ट द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी प्लान जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या बाकी सारी जो अथॉरिटीज़ है उनके परमिशन के बाद सारे नॉर्म्स फुलफिल करने के बाद जो बिल्डिंग बनाने का जो परमिट मिलता है उसे हम लोग कहेंगे सैंक्शन प्लान, और इस प्लान के अकॉर्डिंगली उन्हें बिल्डिंग बनानी होती है। और सैंक्शन प्लान जो मिलता है जो जिस एरिया पर ये सैंक्शन प्लान दिया गया है उसे हम लोग कहेंगे प्लानिंग एरिया। सो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है रेरा एक्ट के। नाउ ऑल दीज डेफिनेशंस ये इंडिविजुअली ये सारे डेफिनेशन मैंने नटशेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसमें से कई सारे ऐसे डेफिनेशंस हैं जिसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जिसके साथ मैं केस लॉज भी देने वाला हूँ, ठीक है। सो ये सीरीज़ ख़त्म होते ही हम ये इसमें डेफिनेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो एक एक करके इन टेक्निकल टर्म्स में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स वो सारे वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।